हाँ जी भाई, जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। क्या हाल चाल आप सभी के, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, क्लास को शुरू करते हैं। तो जो भी हमारे साथ नए नए बालक जुड़े हैं, एक बार बताइए फटाफट से। हमारी आवाज आप सभी बच्चों तक, प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने बच्चों तक क्लियर आ रही है क्या? सारी चीजें एकदम क्लियर है? फटाफट से आगे बढ़ा जाएगा फिर। हेलो भाई, गुड मॉर्निंग, दिगंबर, स्वामी, अजेंद्र, अंकित, सीमा, आयुष, प्रियांशी, आशीष, सुरेंद्र, रीनू, विश्वा, गुप्ता, सागर, बाबू, राजकुमार, रोहित, शिवांशी, कुमारी, अनामिका, अनीश, अमन, सुरेंद्र, सबका आदर्श, प्रीति, तनिष्क, सबका स्वागत है। साजन, अभिमन्यु, शिवानी, निशा, कालिदास, अनामिका, प्रियांशु, चलिए धर्मेंद्र, सबका स्वागत है। सूरज मौर्य, अर्पित, दीपक, रिंकू, प्रीति, आ जाइए फटाफट से। देखिएगा जरा मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो ज्योग्राफी वाली क्लास थी, उसका एक यूनिट पहला स्टार्ट होगा। मैंने आप सभी को ये बताया था, लास्ट क्लासेस में हमारी बात हुई थी, और हमने आपको ये बताया था, यहाँ पर हेडिंग डालते हैं ज्योग्राफी। टॉपिक क्या आएगा वो तो देख ही लेंगे, टॉपिक जो होगा वो तो अभी देखेंगे ही, जियोग्राफी। ठीक है, ध्यान से सुनना है आपको। और जैसा मैं कहता हूं कि अगर खुद से नोट्स बना करके चीजों को बेहतर लेकर के चलोगे तो शानदार तरीके से आपको याद भी होगा, समझ में भी आएगा, सिलेबस भी पूरा होगा। और बार बार मैं यही चीज समझाता हूं आपको कि थ्योरी, सिर्फ थ्योरी से भी कुछ नहीं होगा और सिर्फ क्वेश्चन से भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप थ्योरी के साथ साथ उससे संबंधित क्वेश्चंस, जैसे कि आपके एग्जाम में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हैं और खुद को चेक करते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चंस बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं, तो वो आपके लिए बेहतर होगा और ये हम आपको करवाएंगे ही। तो पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस पर तो हमें करना ही है। आइएगा जरा मेरे भाई, मेरे साथी, जैसे कि हमने कहा था ये अर्थ है। लास्ट क्लासेस में हमने बात करी थी कि ये अर्थ है। जियोग्राफी किसे कहा जाता है? तो हमने कहा था कि सर जियोग्राफी, जियोग्राफी किसे कहा जाता है कि सर ये दो वर्ड्स से मिलकर के बनती है। क्या क्या ये बनती है सर? आपने बताया था कि एक तो होता है जियो और एक होता है ग्राफी। ग्राफी, इसमें से क्या क्या शब्द निकल करके आए? जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है, या तो कह लीजिए इसका ग्राफी का मतलब स्टडी होता है, अध्ययन होता है, या फिर उस चीज का डिस्क्रिप्शन होता है। तो द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी। पृथ्वी का जो वर्णन होता है उसी को ज्योग्राफी कहते हैं, पृथ्वी का जो अध्ययन होता है उसी को ज्योग्राफी कहते हैं। इसका अध्ययन हम कैसे कैसे कर सकते हैं? जैसे हमने कहा ये अर्थ है, एक तो हम ये चीज जान सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, इसके इंटीरियर में क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, किस अवस्था में पाए जाते हैं, टेम्परेचर कैसा है, कैसे ये काम करते हैं, या विस्कस है, क्या है, रेडिएशन निकल रही है नहीं निकल रही है, तो वो इसके पृथ्वी के अंदर क्या है, हम एक तो इस चीज को जान सकते हैं। दूसरा जान सकते हैं कि पृथ्वी की जो सरफेस है, इस सरफेस पर क्या है। यही तो चीज है। एक तो हम जान सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है, दूसरा हम जान सकते हैं कि पृथ्वी की सरफेस पर क्या है, और तीसरी चीज हम जान सकते हैं कि पृथ्वी के जो सराउंडिंग्स हैं भैया, पृथ्वी के जो आसपास में हवाएं हैं, जो वायु है, इसमें क्या क्या है, यही तो जाना जा सकता है। तो तीसरी चीज हम जान सकते हैं कि पृथ्वी के सराउंडिंग्स में क्या है। समझ गए बात को? तो ज्योग्राफी मतलब जियो प्लस ग्राफी, और जियो माने अर्थ, ग्राफी माने स्टडी या डिस्क्रिप्शन। तो पृथ्वी का डिस्क्रिप्शन तो हम क्या क्या जान सकते हैं? हम जान सकते हैं एक तो पृथ्वी के अंदर क्या है, दूसरा पृथ्वी की सरफेस पर क्या है, और तीसरा हम जान सकते हैं पृथ्वी के चारों तरफ क्या क्या है। तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं। हाँ भैया, आपके एग्जाम तक पूरा सिलेबस हो जाएगा मॉक टेस्ट के साथ साथ में, वो भी कैसे होगा मैं आपको सब बताऊंगा, टेंशन फ्री रहो आप। आ जाओ। तो पृथ्वी के सरफेस पे हम एक काम करते हैं, यहीं से सराउंडिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा पी के मूवी देख लेना, तुम कौन से गोले से हो, तो जो हमारे गोला है भैया, हमारे गोले के साइड में से हम स्टार्ट करेंगे कि पृथ्वी के आसपास क्या पाया जाता है, मतलब पृथ्वी की सराउंडिंग्स। देन हम आएंगे पृथ्वी के सरफेस पर, और देन हम आएंगे इंटीरियर पर। ऐसे करके वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे। आ जाइए मेरे साथ फटाफट से आइए। सर आपने मैंने सर आपकी मैंने स्टडी जीके की क्लास, कोई रिविजन वाली क्लास में देखी थी, उसमें से बुक एंड ऑथर का क्वेश्चन आया था MDS में। भैया बिल्कुल आएगा, अभी देखिए हम एक टॉपिक करवाएंगे आपको, उस टॉपिक से संबंधित सारे क्वेश्चंस दिखाएंगे कि भैया ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं, हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अर्थ की जो सराउंडिंग्स होती है मेरे भाई, इसी सराउंडिंग्स वाले टॉपिक को कहा जाता है एटमॉस्फेयर। पृथ्वी का वायुमंडल क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर, यानी कि हिंदी में इसी को कहा जाता है वायुमंडल। आज के टॉपिक की शुरुआत ही यहीं से हो रही है हमारी, वायुमंडल से। तो हेडिंग डाल दीजिए वायुमंडल। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डाल दीजिए एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल। एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। ये चीज आप जानते हैं कि सर किसी के पास भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना? ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है उसके पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो भैया ऐसे ही हमारी अर्थ भी तो है, अर्थ के पास भी है। तो मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है। क्या मान लेते हैं कि भैया ये कौन है? ये है अर्थ। तो जब अर्थ है तो सर अर्थ के आसपास में भी तो कुछ वायु होंगी, होगी या नहीं होगी? बताओ भाई, तुम ही बताओ, तुम तो समझदार हो। चलो, तो पृथ्वी के आसपास में कुछ हवाएं हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने इन हवाओं को अपनी तरफ खींच रखा है।
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये हवाएं पृथ्वी से बंधी हुई हैं और ये पृथ्वी के चारों तरफ हैं। जो भारी हवाएं होंगी उनको पृथ्वी ने ज्यादा खींच रखा होगा, तो भारी हवाएं पृथ्वी के सरफेस के बिल्कुल पास में होती हैं। जो हल्की हवाएं हैं वो पृथ्वी के सरफेस से थोड़ा थोड़ा दूर तक होती हैं। लेकिन आप मुझे बस इतना सा बता दीजिए कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसने इन हवाओं को अपने पास खींच रखा है, लेकिन इनकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, किस हाइट तक ये हवाएं पृथ्वी के साथ होंगी, मतलब इसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी वो कितनी हो सकती है? तो ये मुझे लगता है इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो हो सकती है 10,000 किलोमीटर। कितनी है? 10,000 किलोमीटर। 10,000 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो पृथ्वी के चारों तरफ 10,000 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। अगर हम ऐसे ऊपर देखते हैं तो जो हवाएं हैं वो कहां तक होंगी, वो पृथ्वी के 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई हैं, जो गुरुत्वाकर्षण बल ने खींच रखा है। दूसरा देखिए। अच्छा, दूसरा देखिए। दूसरी चीज क्या है, यहां से ये जो वायुमंडल है ये किस किस चीज से मिलकर के बना है? ये जो वायुमंडल है ये किस किस चीज से, इसमें सिर्फ हवाएं तो नहीं होंगी और भी कुछ होगा। क्या क्या होगा देखिए। एक तो भैया इसमें गैसेस होंगी। ये चीज तो आप जानते हो कि सर इसमें गैस होंगी। होंगी या नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। दूसरा सर इसमें डस्ट भी तो होगी। हाँ या ना बता दो। डस्ट, धूल जिसे कहा जाता है। डस्ट जिसे कि धूल कहा जाता है। तो वायुमंडल में धूल भी होती है और गैसेस भी होती हैं, और इसके साथ साथ मेरे भाई वाटर वेपर, ये भी एक प्रकार की गैस ही है, लेकिन आप कह सकते हो वेपर्स भी होंगे। वेपर भी कह सकते हो इसको, वेपर। वेपर का मतलब होता है वाष्प। क्या मतलब होता है? वाष्प। ये भी होगा। तो ये जो वायुमंडल है जिसे वायुमंडल कहा जा रहा है, इसी को वायुमंडल कहा जाता है, एटमॉस्फेयर कहा जाता है। जो कि मिल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल सा, ऐसे ही दे देगा। एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ बाय कंबाइनिंग, या फिर इज कंसिस्टेड ऑफ ऐसे करके जो भी क्वेश्चन बना के देगा, गैस इज डस्ट वाटर वेपर, है ना? तो वहां ऑल ऑफ द अबव, तो वहां पर आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा। सिर्फ गैस नहीं, धूल भी होगी और वेपर्स भी होंगे उसमें। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां पर बनता है कि सर आपने हमें सिंपल भाषा में ये तो बता दिया कि जो पृथ्वी है इसके गुरुत्वाकर्षण बल से कुछ गैसेज हैं जो पृथ्वी कहां से आई, इनका फॉर्मेशन क्या हुआ वो मैं सब बताऊंगा। कि सर कुछ गैसेज हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ चिपकी हुई हैं, आपने ये तो हमें बता दिया। आपने ये भी बता दिया कि सर इन गैसेज की जो हाइट है जहां तक ये फैली हुई है उसे 10,000 किलोमीटर कहा जाता है। ठीक है सर। आप हमें ये बताइए स्पेस कहां से स्टार्ट होता है? स्पेस, स्पेस जो होता है ना वो कहां से स्टार्ट होता है? बस आप हमें इतना सा और बता दीजिए तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। स्पेस कहां से शुरू होता है? जल्दी से बताइए। स्पेस कहां से स्टार्ट होता है? वो कौन सी सीमा होगी जहां से ऊपर जाने पे, क्या मैं अभी पृथ्वी की सतह पे खड़ा हूं यहां पर, क्या मैं स्पेस में हूं? क्या ऐसा कहा जाएगा कि मैं स्पेस में हूं? नहीं। तो फिर स्पेस कहां से स्टार्ट होता है? क्या 10,000 किलोमीटर से बाहर निकल जाऊंगा मैं तब स्पेस स्टार्ट होगा? इसका मतलब कल परसों जो सुनीता विलियम्स आई है क्या वो 10,000 किलोमीटर ऊपर से आई है? हाँ, इसको एग्जॉस्ट, अबे मैं वो परतों में नहीं जा रहा हूँ। है फिर, अभी तो मैंने पढ़ाई नहीं है, फिर तुम कहोगे परतों में क्या चले गए, स्ट्रेटोस्फेयर के ट्रोपोस्फेयर के क्या जो भी जाना है उसको बाद में जाएंगे। सर आपने हमें क्या बताया, कौन सी लाइन, कौन सी लाइन की बात कर रहे हो? एक बच्चा कह रहा है कि सर जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो उसको स्पेस कहते हैं। इस ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका मतलब सूरज तो पृथ्वी को खींच रहा है, तभी तो पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। और तुम बात कर रहे हो ग्रेविटेशनल फोर्स की, जो चंदा मामा है पृथ्वी चंदा मामा को खींच रही है, तो इसका मतलब क्या है? चंदा मामा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, वो उसका सैटेलाइट है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, इसका मतलब तो फिर कहीं पर भी स्पेस नहीं होगा, वायुमंडल के ऊपर होता है। ऐसी बात नहीं है, इस चीज को आज ही अपने दिमाग में घुसा लीजिए। ये जो पृथ्वी है ना, इसके चारों तरफ में एक इमेजिनरी लाइन मानी गई है। ये देखिए, ये जो इमेजिनरी लाइन है ना, ये एक इमेजिनरी इमेजिनरी लाइन मानी गई है। और इस लाइन को कहा जाता है, एक्चुअल में ये पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर होती है। कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर ऊपर होती है। और जो ये 100 किलोमीटर ऊपर लाइन होती है इसको बोला जाता है कर्मन लाइन। क्या बोला जाता है? कर्मन लाइन। और इसी कर्मन लाइन के ऊपर स्पेस माना जाता है। स्पेस कहाँ माना जाता है? इसी कर्मन लाइन से ऊपर स्पेस माना जाता है। इस बात को आज ही दिमाग में घुसा लीजिए। समझ रहे हो ना? छोटी छोटी चीजों को समझते हुए चलना है, लेकिन गलती एक भी नहीं करनी है। तो एक जो पृथ्वी के चारों तरफ कर्मन लाइन है, इसी कर्मन लाइन के बाहर जो है स्पेस माना जाता है। मजा आया? मजा आया? नई चीज सीखने को मिली। आ जाइए, इन बातों को लिखने की कोशिश करें। इस बात को लिखने की कोशिश करें। ये समझ आ गया नहीं आ गया? ये समझ आ गया नहीं आ गया? अब इसको लिखने की कोशिश कर लें। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन कहां से गुजरती है? अबे, क्या मैंने तुमको मैपिंग पढ़ाई है? अभी नहीं पढ़ाई है। तो फिर क्या मैंने आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत इंडिया इंडियन हिस्ट्री वो क्या बोलते हैं इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा नहीं रहा कि इंडिया में कहां से गुजरती है? मैपिंग में करवा नहीं रहा हूँ। मैंने सिर्फ उतना सा करवाया है पहले, जो है कि कॉस्मोलॉजी में कहा किसको लाइन को किस कैसे नाम, क्या नाम दिया जाता है, थम जाओ। सब्र रखा करो हर चीज का। तो यहीं से शुरुआत हो रही है। ये हो गया। आ जाइए इसको लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या लिखा जाएगा, क्या लगता है कि सराउंडिंग ऑफ गैसेस, अर्थ का जो सराउंडिंग है वो गैस, डस्ट और वेपर्स से मिलकर के बना हुआ है, और उसी को एटमॉस्फेयर कहा जाता है। लिखेंगे? एटमॉस्फेयर हेडिंग डाल के लिखेंगे। पृथ्वी का वायुमंडल। कैसे लिखेंगे? द सराउंडिंग ऑफ, द सराउंडिंग ऑफ अर्थ
इज कंसिस्टेड ऑफ डस्ट कॉमा गैसेस एंड वेपर्स. The surrounding of Earth is consisted of dust, gases and vapors due to the due to the gravitational force of Earth. Due to the gravitational force of Earth is called atmosphere. इसी को वायुमंडल कहा जाता है. इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ. इसी को पृथ्वी का वायुमंडल कहा जाता है. पृथ्वी, ये देखो, पृथ्वी के चारों तरफ गैस धूल एवं वाष्प से बना आवरण आवरण जो कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा टिका है द्वारा टिका है वायुमंडल कहलाता है. वायुमंडल कहलाता है. समझ गए ना? ये क्या कहलाता है? वायुमंडल. यहाँ पर बनाने की कोशिश करें तो आप बना भी सकते हो कि भैया ये अर्थ है, ये जो अर्थ है इसी के चारों तरफ में जो गैसेस हैं, ये इन गैसेस को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने अपनी तरफ खींच रखा है और यही पृथ्वी का वायुमंडल है. समझ में आई बात या नहीं आई? बताओ फटाफट से. इसकी हाइट की बात करें तो इसकी जो हाइट है, इस वायुमंडल की जो हाइट है मेरे भाई, वो है, इसकी जो हाइट है वो है 10,000 किलोमीटर. 10,000 किलोमीटर. और जो स्पेस स्टार्ट होता है, जो स्पेस स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है कर्मन लाइन से. कर्मन लाइन से, जो कि है कर्मन रेखा. कर्मन रेखा से. और कर्मन रेखा कहाँ पर है आपको पता है? 100 किलोमीटर ऊपर. ये बातें आपको पता होनी चाहिए. ये जो है ना, ये क्या है? ये कर्मन रेखा. और इससे ऊपर वाला जो है स्पेस है. इसी को बोल दीजिए कर्मन रेखा. बताइए, मजा आ गया कि नहीं कुछ बातें जानने में? पीडीएफ कहाँ मिलेगी भैया? इसी में मैं बता दूंगा. एक दिन होने दीजिए, जैसे ही एक पीडीएफ डलेगी फिर मैं बताता हूँ इस पॉइंट की. इस चैप्टर की जो पीडीएफ डल जाएगी उसके बाद बताऊंगा पीडीएफ कहाँ मिलेगी. एक कह रहा है 9,900 किलोमीटर. पागल बाल को, हमारे पागल बाल को काहे टेंशन लेते हो यार इतनी? है, इतना जोर मत डाला करो घुटनों पर. ज- जो जोड़ों का दर्द है ना वो जल्दी शुरू हो जाएगा बुढ़ापा आने से पहले ही, क्योंकि आप घुटनों पे इतना जोर डालते हो और उसकी वजह से इतना ज्यादा लोड पड़ेगा. और किसी भी चीज पे लोड पड़ता है तो फिर वो खराब होने लगती है. ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से चीजों को जानेंगे. टेंशन ना लो. सिलेबस कैसे करवाना जल्दी जल्दी वो तो हमें पता है. बिल्कुल जीरो जीरो से समझते चलो. अच्छा, ये सब चीजें पढ़ी. अब मैं बताऊंगा इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ. मतलब आपको पता है, आपने खूब देखा होगा कि पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी पर इतने बड़े बड़े ओशियंस हैं, पानी है. कहाँ से आया ये पानी? ग्लेशियर्स हैं, कहाँ से आया ये पानी? हम हर चीज को समझेंगे. पहले बताओ, ये समझ आ गया वायुमंडल? बहुत बढ़िया. अब सुनना जरा, इस वायुमंडल के क्या क्या फायदे हैं वो देख लेते हैं. इस वायुमंडल के होने की वजह से क्या क्या होता है उस चीज को हम देख लेते हैं. आ जाइए. तो डालेंगे वायुमंडल के एडवांटेजेस. जो ये एटमॉस्फेयर होता है, जिसको कि वायुमंडल कहा जाता है, इस वायुमंडल के होने के क्या क्या फायदे होते हैं, इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं. एडवांटेजेस यानी कि लाभ. लाभ क्या क्या होते हैं इसके? आ जाइए. लाभ में आप नोट करना शुरू कीजिए. सबसे पहला लाभ, एक बात बताइए. हवा जो चलती है, जिसे बोलते हैं विंड सर्कुलेशन, पवनों का प्रवाह. पवनों का प्रवाह, प्रवाह होना. भैया जो ये हवा चलती है, तुम्हें क्या लगता है कि अगर पृथ्वी के चारों तरफ वायु ना होती तो क्या ये हवा चलती? पृथ्वी के चारों तरफ अगर ये एटमॉस्फेयर ना होता तो क्या ये हवा चलती? हवा कैसे चलती है वो तो मैं आपको बताऊंगा कि हवा चलती कैसे है.
लेकिन अगर पृथ्वी क्योंकि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगी, लेकिन अगर वायुमंडल ही ना होता, प्रेशर ही क्रिएट ना होता, तो हवा कैसे चलती, तो विंड सर्कुलेशन ना होता, पहली चीज। दूसरी चीज लिखिए आपका जो है अ, हवा चलती है तो एक मीटर को ठंडी हवा है, गर्म में जा रही है, गर्म ऊपर जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एनर्जी का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ऊर्जा का वितरण, ऊर्जा का वितरण हो रहा है। इसके अलावा क्या है, प्रेसिपिटेशन, बारिश, बारिश जो होती है, प्रेसिपिटेशन, यानी जिसे वृष्टि बोला जाता है। बारिश कब होती है, वृष्टि, वृष्टि कब होती है बताना जरा, कंडेंसेशन, संघनन। बारिश कब होती है, भैया एक बात बताइए, आपने कहा कि ये अर्थ है, मैंने भी मान लिया आपकी बात कि ये अर्थ है, ध्यान से सुनना। तो जो भारी गैसेस होंगी वो तो अर्थ के बिल्कुल पास में होंगी, इसका मतलब यहाँ पे जो घनत्व है वो ज्यादा होगा, और फिर बाद में ये घनत्व कम होता जाएगा, ऐसे ही तो है, बाद में ये घनत्व कम होता जाएगा। तो होता क्या है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो पानी वेपर में कन्वर्ट होता है, और वेपर में कन्वर्ट होता है तो भैया पानी जो है ऊपर उठता है, जल वाष्प, गर्म हो जाता है तो जल जल जो है वाष्प बन जाता है तो ऊपर जाता है। ऊपर जब ये जाता है तो इसी में भैया डस्ट भी तो है, इसी में क्या है, डस्ट है। और डस्ट होने की वजह से क्या होता है, इसी में डस्ट है वायुमंडल में, और डस्ट होने की वजह से क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो वाटर वेपर को अपने पास बुला लेते हैं। जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या करता है, वाटर वेपर को अपने पास बुला लेता है, और पास से जब बुला लेता है वाटर वेपर को तो भैया ठंडा होने लगता है, और जब ठंडा होने लगता है तो कंडेंस होता है, उसी से बाद आपका जो है बूंद बनती है, और वही पानी बनकर के बरसता है। मैं बारिश होगी जब बताऊंगा एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। तो ये बारिश जो होगी ना वो प्रेसिपिटेशन कैसे होगा, ये डस्ट पार्टिकल्स होने की वजह से वो क्या करते हैं, पानी को कंडेंस करने में मदद करते हैं, और पानी जब कंडेंस हो जाता है, बादल का फॉर्मेशन होता है, तो उसी के बाद में भैया बारिश होती है। तो कंडेंसेशन प्रोसेस में इसका बड़ा योगदान होता है, अगर वायुमंडल ना होता तो ये सब भी कैसे होता। इसके अलावा एक मेजर बात, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मीटियोर अटैक, मीटियोर अटैक, हमको उल्का आक्रमण से बचाता है। सर ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया, सर ये वाला पॉइंट बिल्कुल भी समझ नहीं आया, सच बता रहा हूँ। उल्का आक्रमण से बचाता है का क्या मतलब है, भाई सुनिए ध्यान से, आपने कॉस्मोलॉजी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, आपने ऐसा जरूर पढ़ा होगा कि भैया इस स्पेस में, ब्रह्मांड में बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं, मतलब गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो हमारा गैलेक्सी है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें जो अर्थ आती है, या सन है, सन के बाद मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, और यहाँ तो एस्ट्रॉइड बेल्ट है पूरी, और ऐसे ही बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स घूम रहे हैं। तो जब ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आते हैं तो पृथ्वी ने अपनी तरफ खींचती है ना। तो जब ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में ये बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर चाहे कितने भी बड़े हो, तो भैया इन्हीं को उल्का पिंड कहा जाता है। तो मान लीजिए जब ये यहाँ पर आए, ये क्या हुआ, ये यहाँ पर आ गया मान लीजिए, तो पृथ्वी ने क्या किया, पृथ्वी ने इसको जो अपनी तरफ आकर्षित किया, मतलब पृथ्वी का अगर गुरुत्वाकर्षण में आ गया तो पृथ्वी तो फिर से अपनी तरफ खींचेगी, और जब अपनी तरफ खींचेगी तो ये आएगा और पृथ्वी के सरफेस से टकराएगा। और सोच लीजिए किसी शहर के ऊपर आकर कितना बड़ा उल्का पिंड गिर गया, तो क्या होगा, तबाह कर देगा वो, और आसपास के एरिया को भी तबाह कर देगा। और ये उल्का पिंड आते रहते हैं। तो ये होता क्या है कि उल्का पिंड स्पेस से आ रहा है मान लो, तो स्पेस से जब आएगा तो इसको इस एरिया में हाई डेंसिटी की तरफ आएगा, क्योंकि एयर की जो डेंसिटी है वो धीरे 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 पृथ्वी की तरफ आओगे तो बढ़ती जाएगी। देखो यहाँ हाई डेंस है, यहाँ कम डेंस है, तो कम डेंस से हाई डेंस की तरफ जब आएगा तो यहाँ से फ्रिक्शन होगा। आपने सुनीता विलियम्स का वाला भी तो अभी सुना होगा ना, जो क्रू एंड मिशन वाला था, जब वो भैया सुनीता विलियम्स वापस इस जो है आ रही थी पृथ्वी पर, तो जो हमारा स्पेस है उसमें फ्रिक्शन की वजह से जो भी सामान आएगा उसमें आग लग जाएगी। और ऐसा ही कुछ इस पिंड के साथ होता है, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल है, इसी वजह से वायुमंडल से ये टकराता है, फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन होने की वजह से आग लग जाती है, और आग लग करके 99% जितने भी उल्का उल्का पिंड हैं, ये जो 99% उल्का पिंड होते हैं, ये उल्का पिंड स्पेस में ही जल करके खत्म हो जाते हैं। 99% उल्का पिंड स्पेस में ही जल करके खत्म हो जाते हैं। कई बार अगर आप गांव वगैरह से हैं, शहर में तो आप घर के अंदर ही रहते हो ज्यादातर, दिन में आपको ऊपर दिखाई नहीं देता है, तो कई बार अगर आप गांव से हैं और रात को सो रहे हो खुले आसमान के नीचे, तो आपने ऐसा देखा होगा एक चमकती सी लाइट ऊपर से आएगी बूम, लेकिन वो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। और घर वाले ऐसा कहा करते थे पहले कि अरे ये तो टूटता हुआ तारा है बेटा, इसको नहीं देखा करते। कुछ लोग कहते थे नहीं देखते हैं, लेकिन विश मांगते हैं, टूटते हुए तारे के सामने अगर किसी को दिखाए विश मांग लीजिए, और जो विश होगी वो पूरी हो जाएगी, फुर ऐसे भी हाथ रख के कर देते थे, है ना। तो ये विश मांगा करते थे। होता कुछ ऐसे ही है कि जब ये एस्टेरॉइड आता है तो ये स्पेस में बर्न होता है, और जो बर्न होता है तो वही टूटता हुआ दिखता है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो इसी उल्का पिंड से हमें कौन बचाता है पृथ्वी को बार बार, ये स्पेस बचाता है। तो इसके कितने एडवांटेजेस हैं ये देख लीजिए। नेक्स्ट, बाकी दृश्यता तो होती है, विजिबिलिटी में भी ये हेल्प करता है, और किस में हेल्प करता है, तो यहीं पर आप लिख सकते हो थोड़ा सा और करके, विजिबिलिटी, दृश्यता। क्यों, क्योंकि भैया आप ये देखिए, विजिबिलिटी,
क्योंकि ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, मान लीजिए सनलाइट आ रही है तो वो स्कैटर हो रही है, तभी तो आपको आसमान का कलर दिखाई दे रहा है, आपको आसमान दिखाई दे रहा है, क्योंकि वरना तो आसमान का तो कोई कलर ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, स्पेस जो है, तुम ये लगता है कि ये स्पेस का कलर है? स्पेस का तो कोई कलर ही नहीं है। तो भैया जो तुम्हें दिखाई देता है ना, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण दिखाई देता है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्यों होती है? क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स हैं। और डस्ट पार्टिकल्स क्यों है? क्योंकि एटमॉस्फेयर है। तो ये एटमॉस्फेयर के होने के कुछ बेनिफिट हैं। समझ में आई बात? तो एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो हमने दो तीन सीमा देखी कि एटमॉस्फेयर 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, कर्मन लाइन के बाद वाला स्पेस शुरू हो जाता है। एटमॉस्फेयर 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, कर्मन लाइन के बाद वाला स्पेस शुरू हो जाता है, गैसेस, डस्ट और वेपर से मिलकर के बना हुआ है। ये छोटी छोटी सी बात है, और बाकी इसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, इन चीजों को हमने जान लिया। मजा आया? लिख लिया क्या सारा? जल्दी से बताओ। अगर लिख लिया है तो हम जो है आगे बढ़ते हैं। अगर लिख लिया है तो हम जो है आगे बढ़े, फटाफट से बताओ। हम्म। सारी क्लासेस आप ही करवाएंगे? आप बताइए किससे करवाई जाए, हम उसी से करवा देंगे। आप कहिए तो सही। अरे सब करवाएंगे हम, टेंशन क्यों लेते हो? अच्छा, धीरे धीरे समझो, ऐसे नहीं। तो हम समझते हैं। सर हमें ये तो पता लग गया। देखो हमें क्या क्या, हमें पता लगा कि हम पृथ्वी के बाहर वाले एरिया को पढ़ रहे हैं, सराउंडिंग को। सराउंडिंग में बहुत सारी, हमें नहीं पता अभी कौन सी, लेकिन बहुत सारी गैसेस हैं, इसी को वायुमंडल कहते हैं, जिसमें गैस, डस्ट और वेपर है, 10,000 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। पृथ्वी के पास में घनत्व ज्यादा है, भारी गैसेस जाऊंगी, हल्की गैसेस दूर दूर होंगे, कर्मन लाइन है। लेकिन सर ये बना कैसे? आइए इस चीज को समझते हैं। इसका ओरिजिन कैसे हुआ? अब ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं कि स्पेस का ओरिजिन कैसे हुआ। ओरिजिन को बोलते हैं उद्गम। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि ये स्पेस बना कैसे। अगर ये समझ आ गया तो आपको ओशंस पढ़ने में भी मदद मिल जाएगी, है ना। ओशंस के अंदर जो चीजें उन्हें पढ़ने में मदद मिल जाएगी, वायुमंडल के अंदर जो चीजें उन्हें पढ़ने में मदद मिल जाएगी। ध्यान से सुनना, इसका उद्गम कैसे हुआ। उद्गम के लिए अगर हम बात करें तो हुआ था ऐसे, जैसे पृथ्वी जिस समय बनी थी, कॉस्मोलॉजी में हम पढ़ते ही हैं कि बिग बैंग थ्योरी हुई, सिंगुलरिटी थी, ब्लास्ट हुआ, यूनिवर्स बना, तारे बने, सितारे बने, सैटेलाइट्स बने। बाकी ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम में हमने ये भी पढ़ लिया था कि भैया, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम में हमने ये भी पढ़ लिया था कि भैया यहाँ पर पृथ्वी का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो पृथ्वी जब विस्फोट हुआ तो भाई साहब सारी चीजों की मतलब हीट ही इतनी ज्यादा थी, तो सूरज भी एक आग का गोला था, ऐसी पृथ्वी भी एक आग का गोला थी। ये क्या है? ये अर्थ है। लेकिन ये क्या है? ये जब बना था उस समय ये क्या था? ये था आग का गोला। इसे आप कह सकते हो फायरबॉल, आग का गोला। ये क्या है? फायरबॉल, आग का गोला। फायरबॉल यानी आग का गोला। ये कब की बात हो रही है? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो की बात हो रही है। पृथ्वी आग का गोला थी। अब क्या हुआ? पृथ्वी के आसपास में थोड़ा सा वायुमंडल बना इनिशियली। कैसे? ये सन है। ये क्या है? सन। ये क्या है? सन। और ये है अर्थ। तो पृथ्वी के आसपास में जो वायुमंडल बना, ये अर्थ है। पृथ्वी के आसपास में जो वायुमंडल बना, वो बना था इनिशियल लेवल पे हाइड्रोजन ऑब्लिक हीलियम से। हाइड्रोजन और हीलियम का वायुमंडल था। लेकिन जब सूरज से निकलने वाले सोलर फ्लेयर्स आए, ये जो सोलर फ्लेयर्स आए, सोलर फ्लेयर्स आते हैं सूरज से, उन्होंने हाइड्रोजन और हीलियम, सूरज तो अपने आप में हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर के बनाया। हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या करती है? हल्की गैस है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलते हैं, हीलियम बनाते हैं, कुछ एनर्जी निकलती है, वही सनलाइट है। तो सन से जो आपका सोलर फ्लेयर्स आए, अब ये तो बहुत हल्के थे ना, सबसे हल्की गैसेस में क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। तो ये जो एटमोस्फेयर था ये खत्म हो गया। ये एटमोस्फेयर था, ये खत्म हो गया। ये खत्म हो गया। ये जो एटमोस्फेयर था मेरे भाई, ये एटमोस्फेयर खत्म हो गया। समझ में आई बात? जो इनिशियल एटमॉस्फेयर था, जो इनिशियल वातावरण, जो सबसे पहला वातावरण था, या फिर ऐसे मैं कह सकता हूं जो इनिशियल एटमॉस्फेयर था, ये इनिशियल एटमॉस्फेयर किस चीज का था? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर जो इनिशियल एटमॉस्फेयर था वो भैया हाइड्रोजन और हीलियम का था, और जो कि सोलर फ्लेयर्स की वजह से खत्म हो गया। हाइड्रोजन और हीलियम वाला जो एटमॉस्फेयर है वो सोलर फ्लेयर्स की वजह से खत्म हो गया। हालांकि पृथ्वी अभी भी आग का गोला थी, और जब पृथ्वी अभी भी आग का गोला थी तो पृथ्वी यहाँ पर ठंडी होना शुरू की। पृथ्वी ने क्या किया? पृथ्वी ने ठंडा होना शुरू किया। यहाँ पर ऐसे देखेंगे, पृथ्वी क्या हुई? कूल डाउन, कूलिंग डाउन, कूलिंग डाउन। पृथ्वी क्या हुई? ठंडी हुई, कूलिंग डाउन। और जब पृथ्वी ठंडी हुई तो पृथ्वी आग का गोला थी, इसमें भी तो गैसें थी या नहीं थी? अरे भैया सोलर सिस्टम ही गैसों से बना है ना, नेबुला हुआ करता था। तो जब ये ठंडी हुई पृथ्वी, तो ये भी तो गैसों का ही गोला था। लेकिन पृथ्वी ठंडी हो गई। ठंडी होने की वजह से क्या हुआ? बाहर वाली सरफेस बनने लग गई। ठंडी होने की वजह से क्या हो गया? बाहर वाली सरफेस बन गई। और जब बाहर वाली सरफेस बन गई, लेकिन अंदर तो गैसेस हैं और उनका टेम्परेचर ज्यादा है, और टेम्परेचर ज्यादा है तो फिर वो प्रेशर क्रिएट कर रही हैं। तो बाहर में कठोर सरफेस बन गई, और जो ये कठोर सरफेस बनी, यही भैया क्रस्ट कहलाई। यही क्या कहलाई? यही आपका जो है क्रस्ट कहलाई। जो ये कठोर सरफेस बनी, यही क्रस्ट कहलाई। तो बाहर से तो सरफेस बन गई जिसपे हमने ये पैर रख रखे हैं, लेकिन पृथ्वी के अंदर अभी भी गैसें मौजूद हैं, और उन गैसेस का टेम्परेचर ज्यादा है, और टेम्परेचर ज्यादा है तो वो प्रेशर क्रिएट कर रही हैं। तो वो करेंगी क्या? जो ये क्रस्ट, जहां जहां से ये क्रस्ट कमजोर थी भैया, जहां जहां से, जिस जिस एरिया से ये क्रस्ट कमजोर थी, उन गैसों ने वहां वहां से बाहर आना शुरू कर दिया।
मजा नहीं आया इस कलर में, दूसरा कलर लो। उन गैसों ने वहां वहां से बाहर आना शुरू कर दिया। और जब उन गैसों ने वहां वहां से आना बाहर आना शुरू कर दिया, जैसे ये मान लीजिए, ये क्या है, ये मान लीजिए अर्थ की सरफेस है। ये क्या है, ये सरफेस है, ये अर्थ है, ये अर्थ की सरफेस है, अर्थ सरफेस सतह है। ये क्या है, सतह है, अर्थ की सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है ना, ये है। और यहां से क्या हो रहा है, यहाँ से गैसेस जो है बाहर आ रही हैं। ये गैसेस यहाँ से बाहर आ रही हैं। अब सुनना जरा होता क्या है। जब ये गैसेस बाहर आई, तो यहां से कौन सी गैसेस बाहर आई, यहां से बना मेरे भाई, इनकी गैसेस बाहर आई। जैसे कि नाइट्रोजन हो गई, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, है ना, H2S हो गई, वेपर हो गया। ये सब गैसेस यहां से बाहर आई। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? पृथ्वी आग का गोला था, इनिशियल हाइड्रोजन और हीलियम का वायुमंडल हुआ करता था। जो पहला वायुमंडल था या इनिशियल वातावरण था, प्रारंभिक वातावरण, वो हाइड्रोजन और हीलियम का था। लेकिन वो हाइड्रोजन और हीलियम का वातावरण सोलर फ्लेयर्स की वजह से खत्म हो गया। तो भैया ये जो अर्थ थी, ये अर्थ ठंडी होने लगी। जिस समय ये पृथ्वी ठंडी होने लगी, तो ठंडी होने के बाद इसके बाहर वाला जो सरफेस है, भैया बाहर से ही तो होगी ठंडी, अंदर से तो आज भी पृथ्वी का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। आज भी पृथ्वी के जो सेंटर का टेम्परेचर है वो कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस है। या बाहर का कितना है एवरेज टेम्परेचर, 15 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अंदर का कितना, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो पृथ्वी जो ठंडी हुई वो बाहर से ठंडी हुई ना पहले तो, और बाहर से जब ठंडी हुई तो सरफेस बना। और जब सरफेस बन गया तो अंदर भी बहुत सारी सॉलिड वाली चीजें, विस्कस वाली चीजें, लेकिन गैसेस भी बहुत है। और गैसेस होने की वजह से यहाँ पर प्रेशर ज्यादा हो रहा है, प्रेशर हो रहा है तो वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तो जहां से क्रस्ट कमजोर होती है वहीं से बाहर आ जाता है, और इसी को वॉल्केनिक एक्टिविटी कहा जाता है। ये जो बाहर आ रहा है ना, इसी को क्या बोला जाता है, वॉल्केनिक इरप्शन बोला जाता है। इसी को बोलते हैं वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनो बाहर आया, ज्वालामुखी। वॉल्केनो को क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी इसको कहा जाता है, ज्वालामुखी बाहर आता है। और जब ये ज्वालामुखी बाहर आया तो इससे गैसेस भी नहीं, वो जो लावा वाला कॉन्सेप्ट है उसे फिलहाल के लिए भूल जाइए, वो भी थोड़ा सा बाहर आएगा। और थोड़ा सा जब बाहर आएगा गर्म फॉर्म में होगा और उसमें गैसेस भी होंगे। और यहाँ से सुनिए, प्रैक्टिकली सुनिए, जब यहाँ से सिर्फ गैसेस नहीं, लावा मैग्मा भी बाहर आएगा, कुछ मैटर भी बाहर आएगा। जब वो मैटर बाहर आ जाएगा तो उसमें से गैसेस तो उड़ जाएंगी। जैसे कुछ भी चीज है उसमें गैसेस भी है और कुछ सामान भी है, मैटर भी है ना। और जब मैटर भी है, गैसेस तो उड़ गई थोड़े समय बाद, लेकिन जो अपनी जगह थी उसे तो छोड़ गई। लावा बाहर आया, वो भी ठंडा हुआ। जब ठंडा हुआ तो वो तो सॉलिडिफाई हो गया, चट्टान बन गई, रॉक बन गई, लेकिन वहां से गैसेस तो उड़ गई। तो वो जो चट्टान होती है ना, उसमें जहां गैसेस थी वहां पे छेद बन जाते हैं। कई बार आप घूमने वगैरह जाते हो तो आपने ऐसी चट्टानें देखी होंगी जिसमें छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं, छेदनुमा आकृति होती है बीच बीच में। वो क्या है, वो भैया उससे बनी है जो लावा बाहर आया है। उसी को इग्नियस रॉक कहा जाता है, आग्नेय चट्टान, क्योंकि वो आग से बनी है। आग्नेय चट्टान या प्राइमरी रॉक, सब पृथ्वी पर बनने वाली सबसे पहली रॉक भी वही थी, ठीक है। तो यहां से ये बाहर आया, N2SO2 वाटर वेपर वगैरह। अब क्या हुआ, जब ये चीजें बाहर आई तो यहां से ये चीजें बाहर आने की वजह से और आई, ये वेपर बाहर आई, वेपर बाहर आए, लेकिन बाहर का टेम्परेचर तो ठंडा था, अंदर तो बहुत गर्मी थी। अंदर, ये क्या हो गया, अंदर तो बहुत गर्मी थी, लेकिन जब ये चीजें बाहर आई तो बाहर का टेम्परेचर तो ठंडा था। और जैसे ये वाटर वेपर और बाहर आया तो टेम्परेचर ठंडा होने की वजह से ये कंडेंस हो गया। और जब कंडेंस हो गया, बाकी और गैसेस भी थी, कंडेंस हो गई, तो वहीं से बादल बन गए। और जब बादल बन गए तो बारिश होती रही, और कई वर्षों तक, कई सौ वर्षों तक यहाँ पर बारिश होती रही। मतलब इनिशियल लेवल पर कहते हैं ना कि प्लेस भी जो ठंडी हुई वहां पर बारिश होती रही, क्योंकि लगातार बारिश, वाटर वेपर वगैरह गैसेस पृथ्वी में से निकल रही थी, और जब निकल रही थी तो बारिश कर रही थी, और बारिश करने की वजह से यहाँ पर समुद्र बने। यहाँ पर क्या बने, समुद्र बने। देख रहे हो, पढ़ा हम आपको एटमॉस्फेयर रहे हैं, लेकिन कहानी आ गई समुद्र की। क्यों, क्योंकि ये सब कुछ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर क्या बने, समुद्र। ज्यादा गहराई में तो मैं आपको लेकर के नहीं जाऊंगा, ओशियंस बने, यानी कि समुद्र बने, ये महासागर बने। ज्यादा गहराई में नहीं लेकर के जाऊंगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, इन्हीं महासागरों में एक बैक्टीरिया बना जिसको बोलते हैं साइनो बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, साइनो बैक्टीरिया। इन्हीं महासागरों में उत्पन्न हुआ साइनो बैक्टीरिया। और जो साइनो बैक्टीरिया था उसी ने फिर फोटोसिंथेसिस जैसी क्रिया शुरू कर दी, और वहीं से फिर ऑक्सीजन बना। और वो जो ऑक्सीजन था, उस ऑक्सीजन के साथ भी एक प्रोसेस हुआ। क्या प्रोसेस हुआ कि भैया इस पृथ्वी के चारों तरफ में ऑक्सीजन हो गया, लेकिन पृथ्वी पर तो सूरज की लाइट भी आ रही है। तो होता क्या था, वो जो ऑक्सीजन था O2 था, प्लस सनलाइट, प्लस क्या थी, सनलाइट। जब सनलाइट इस पर पड़ती है तो ये ऑक्सीजन को तोड़ देती है, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन को तोड़ देती है। और जब ये ऑक्सीजन टूट जाता है, इसको O3, बेसिकली O3 बनेगा। और जब ये O3 टूट जाता है ना, तो ये O3 होगा, ओजोन बनेगी, ये ओजोन कहलाएगी, ओजोन। और जब ये O3 टूट जाएगा ऐसे करके, तो फिर भैया फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन जाएगा, और ये ऑक्सीजन प्लस ये दोनों मिला करके दोबारा से O3 जनरेट करेंगे। और इस पूरी प्रक्रिया को ओजोन गैस कहा जाता है, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में 20 किलोमीटर से 45 किलोमीटर तक जाती है, जो कि हमें यूवी रेज से भी बचाती है। एक ये एडवांटेज भी है। समझ में आया या नहीं आया? एनटीपीसी का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अबे भाई, इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। सर हम तो हिंदी मीडियम से हैं, तो हम हिंदी अकेली उतार सकते हैं। हाँ भाई, आप हिंदी उतार सकते हैं। अब ये सब मैं लिखवाऊंगा, पहले बताओ ये समझ आया नहीं आया। ये जैसे अभी देखो, मैंने क्या किया, पहले ये चीज आपको समझाई, फिर ये चीज मैंने आपको लिखाई। ऐसा ही तो है, ये चीज मैंने आपको समझाई, ये चीज मैंने आपको लिखाई, ये समझा रहा हूं, फिर मैं इसको लिखाऊंगा। पहले बताओ समझ आया, एक बार रिपीट कर दूं। देखो, जब पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ तो इसके आसपास हाइड्रोजन और हीलियम का वायुमंडल था, लेकिन सोलर फ्लेयर्स की वजह से वो खत्म हो गया।
पृथ्वी ठंडी हुई, ठंडी होने की वजह से पृथ्वी की बाहर वाली सतह थोड़ी कठोर हुई, कठोर होने के बाद अंदर की गैसेस तो प्रेशर क्रिएट कर रही थी, तो गैसेस फाड़ करके बाहर आ गई पृथ्वी की कमजोर सतह को। तो भैया इन्हीं को जो गैसेस फाड़ करके बाहर आई, इसी को वोल्केनो कहा जाता है। इसमें से कुछ लावा भी आएगा, वो हम पृथ्वी के सरफेस पर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ से गैसेस बाहर आई, गैसेस जब ऊपर गई, यही वेपर ठंडा हुआ, ठंडा होने की वजह से कई सौ वर्षों तक यहाँ पर बारिश होती रही पृथ्वी पर। जब बारिश होती रही तो वहीं से ओशियंस बने, महासागर बने, वहीं से साइनोबैक्टीरिया बना, उसी ने फोटोसिंथेसिस करना शुरू किया और यहाँ से ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ और पूरे वायुमंडल ने काम करना स्टार्ट कर दिया और ये प्रोसेस फिर घूमता गया। ओशियंस बन गए, ओशियंस के ऊपर सनलाइट बढ़ने लगी, टेम्परेचर बढ़ने लगा, दोबारा से वाटर वेपर बनने लगा, ऊपर जाने लगा, बारिश होने लगी, वही पानी आने लगा और ये पूरी साइकिल बन गई। यहां तक समझ आया वायुमंडल? बहुत तेज पढ़ा रहे हो, इसे तेज कहते हैं, इसे तेज कहते हैं। पागल आदमी हो, अब तक वायुमंडल खत्म कर देता मैं तेज पढ़ा रहा होता तो इतनी देर में। तो इतने प्यार से महीन तरीके से आपको धीरे धीरे समझा समझा करके। अच्छा एक काम करो, पहले मैं लिखवाऊंगा, अपनी भाषा में लिखोगे इसको? मैं लिखवा दूं या अपनी भाषा में लिखोगे? ज्योग्राफी लाइक इंटरेस्टिंग स्टोरी। अभी तो तुम हमारे साथ जुड़े हो ज्योग्राफी में, आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो तुम हमारे साथ जुड़े हो, आगे आगे देखो, हम हर चीज का प्रैक्टिकल एग्जांपल देंगे आपको। और ये बताओ, तो समुद्र कैसे बने, वायुमंडल कैसे बना, बारिश कैसे हुई, तीनों चीजें क्लियर हुई? बाकी बारिश के बहुत सारे टाइप होते हैं, क्लाउड के बहुत सारे टाइप होते हैं, वो तो पढ़ने हैं हमको, लेकिन अभी पढ़ेंगे पढ़ेंगे। लेकिन बारिश शुरू कैसे हुई, समुद्र कैसे बने और वायुमंडल कैसे बना, ये थ्योरी है। चलिए भाई, एक बार लिख लेते हैं, फिर समझेंगे, फिर दोबारा से समझ लेंगे। आ जाइए, इसी ओरिजिन को लिखना शुरू करते हैं। तो ये जो ओरिजिन था, ओरिजिन यानी उद्गम, इसी उद्गम को लिखना शुरू करते हैं। आ जाइए लिखिए। उद्गम में लिखेंगे जो प्राइमरी एटमॉस्फेयर था उसके बारे में, जो प्राइमरी एटमॉस्फेयर था, प्रारंभिक वायुमंडल, प्रारंभिक वायुमंडल। ठीक है, आ जाइए। प्रारंभिक वायुमंडल की मैं बात करूं तो लिख सकते हैं कैसे बना था। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ जब बनी थी तो इस पर इनिशियली हाइड्रोजन और हीलियम का वायुमंडल हुआ करता था। तो आप लिख सकते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी के निर्माण के बाद, पृथ्वी के निर्माण के बाद, पृथ्वी के निर्माण के बाद हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस वर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस थी, वायुमंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस थी, यही तो है। O3 नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, हम समझा देंगे O3, वेट 2 मिनट का इंतजार कर लीजिए, O3 हम समझा देंगे। हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस प्रेजेंट थी, लिखेंगे दीज गैसेस, दीज गैसेस एस्केप्ड फ्रॉम अर्थ, एस्केप्ड फ्रॉम अर्थ। ये गैस, ये गैस पृथ्वी से निकल गई या तो पृथ्वी से पलायन कर गई, पलायन कर गई। ये गैसेस पृथ्वी से पलायन कर गई। जब ये गैसेस पृथ्वी से पलायन कर गई, उसके बाद में डी गैसिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। द प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग स्टार्टेड, ये रही। जब ये गैसेस पलायन कर गई तो फिर अर्थ ठंडी हुई, ठंडी होने की वजह से कूल डाउन सरफेस बना, सरफेस होने की वजह से अंदर से गैसेस वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, अंदर से गैसेस बाहर आई। सर मजा तो आ रहा है पढ़ने में, अरे ऐसे ही मजा आएगा, तुम मजे लेते रहो, हम तुम्हें बताएंगे। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इनिशियली अर्थ वॉज फायरबॉल, इनिशियली अर्थ वॉज फायरबॉल बट कूलिंग डाउन रेगुलरली। प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी आग का गोला थी, प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी आग का गोला थी, लेकिन लगातार ठंडी हो रही थी, ठंडी हो रही थी।
आउटर लेयर बिकम्स हार्ड, बाहरी परत कठोर हुई, बाहरी परत कठोर हुई, और कठोर होने के बाद में यही चट्टान का रूप ले ली, रॉक यानी चट्टान का रूप ले ली, चट्टान का रूप ले ली। बट इनसाइड अर्थ गैसेस वर प्रेजेंट, गैसेस वर प्रेजेंट। लेकिन पृथ्वी के अंदर, लेकिन पृथ्वी के अंदर गैस मौजूद थी, लेकिन पृथ्वी के अंदर गैसेस मौजूद थी। डी गैसिंग क्या होता है? गैसों का बाहर निकलना, यही तो है डी गैसिंग। जब ये गैस बाहर निकली, ये जो गैसेस बाहर निकल रही हैं, यही तो डी गैसिंग कहलाता है। ये जो गैसेस बाहर निकल रही हैं, यही तो डी गैसिंग कहलाता है। लिखो फटाफट से, लिखो फटाफट से भाई, बस इसी को लिखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, पर लिख लो। हाउ टू सेंड डाउट्स बताएंगे हम आपको, डाउट्स कैसे सेंड होंगे पहले लिख लीजिए। लाइव क्लास में तो आप बस कमेंट कर दीजिए, हमारे पास ही आएगा। लाइव क्लास में तो आप अगर कमेंट कर देते हो तो वो कमेंट हमारे पास ही आता है भाई। अच्छा ये क्या खुलवा दिया तुमने? अगला लिखना तो ये था। लिखो भाई फटाफट से, तो थोड़ा सा रह गया, बस हो जाएगा अभी। धुंधला नहीं है भाई, लो। हाँ भैया हम ही कराएंगे, काहे दिक्कत ले रहे हो? आपका समझा हुआ सब समझ आता है। हाँ तो भैया हम ही करवाएंगे। एनटीपीसी के लिए मैराथन, रुक जाओ, वही प्लान हुई है अभी कल। हम उसका शेड्यूल लगवा के आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसका शेड्यूल लगवा के इन्फॉर्मेशन देंगे भाई, रुक जाओ। हम्म। 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 सर पीवाईक्यूज हो रहा है, बस बैच एनटीपीसी करा दीजिए, थैंक यू सो मच। हाँ भैया पीवाईक्यू हो रहा है अभी, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। 2 मिनट रुक जाइए, हमारे साथ जो भी नए बालक जुड़े हैं सबको जानकारी मिलेगी, सबको जानकारी मिलेगी, ठीक है। चलिए भाई आ जाइए, इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। लिखेंगे इसके बाद क्या हुआ यहाँ पर, वॉल्केनिक इरप्शन। जब ये प्रोसेस ठंडा हुआ लेकिन अंदर गैसेस थी तो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। थोड़ी सी बातें हैं, ज्यादा नहीं है। वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी क्रिया हुई, ज्वालामुखी क्रिया। और जब ये ज्वालामुखी क्रिया हुई भैया, तो यहीं से गैसेस बाहर निकली, गैसेस बाहर निकली। और जब गैसेस बाहर निकली मेरे भाई, गैसेस बाहर निकली, यही सेकेंडरी एटमॉस्फेयर कहलाया, यही आपका सेकेंडरी एटमॉस्फेयर कहलाया। सेकेंडरी एटमॉस्फेयर, प्राइमरी एटमॉस्फेयर तो हाइड्रोजन हीलियम वाला था, इसी को द्वितीय वायुमंडल कहा जाता है, द्वितीय वायुमंडल, सेकेंडरी एटमॉस्फेयर कहलाया, द्वितीय वायुमंडल कहलाया। इसके बाद लिखेंगे बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैविक प्रक्रिया द्वारा, जैविक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय साइनोबैक्टीरिया, ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो ओशियंस में मिले थे बारिश होने के बाद, बताया था ना, उन्होंने ऑक्सीजन को बनाया। साइनोबैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया द्वारा O2 का निर्माण हुआ, O2 का निर्माण हुआ। और इसी के बाद हुई केमिकल प्रोसेस, ये तो थी बायोलॉजिकल प्रोसेस। एंड बाय केमिकल प्रोसेस, बाय केमिकल प्रोसेस, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा O3 प्रोड्यूस्ड। और ये जो O3 है यही ओजोन कहलाती है, ये जो O3 है यही तो ओजोन कहलाती है। लिखेंगे, हाँ भैया सब निकलेगा सब कुछ। वोल्केनो में क्या क्या निकलता है ये मैं वोल्केनो पढ़ते समय बताऊंगा, फिलहाल आप मेरे से पढ़ना चाहते हो क्या यार? फिलहाल वोल्केनो पढ़ना चाहते हो आप, तो क्या क्या निकलता है वोल्केनो में? सबसे ज्यादा तो पानी निकलता है, वाटर वेपर निकलता है, सबसे ज्यादा तो गैसेस निकलती है। कैसी बातें कर रहे हो आप? आपने यार सोचा कि भैया वोल्केनो है जैसे रफ हुआ लावा मेघवा से बाहर आ गया, ऐसा नहीं है। वोल्केनो में सबसे ज्यादा तो भैया वाटर वेपर निकलता है। इसको लिख लीजिए, यहाँ तक आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, थोड़ी सी बातें और है वो बताऊंगा मैं आपको। एक बार फिर से बता देता हूँ, देखिए पृथ्वी का जो फॉर्मेशन है, ये दोबारा पूरा रिपीट कर देता हूँ, देख लो एक बार।
पृथ्वी के सराउंडिंग्स को पढ़ रहे हैं, और जो सराउंडिंग है उसी को एटमॉस्फेयर कहा जाता है। कुछ गैसेस को पृथ्वी ने खींच करके रखा है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से, जिसमें गैसेस भी हैं, डस्ट भी है, वाटर वेपर भी है, यही वायुमंडल कहलाता है। इसकी हाइट 10,000 किलोमीटर है, लेकिन 100 किलोमीटर के बाद वाली लाइन है जो इसको कर्मन लाइन कहते हैं, यहाँ से स्पेस की शुरुआत हो जाती है। अगर ये वायुमंडल के फॉर्मेशन, इसका लाभ क्या क्या होता है ये तो मैंने बता दिया था, ये समझ आ गया होगा। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? इनिशियली हाइड्रोजन हीलियम का एटमॉस्फेयर था, लेकिन ये उड़ गया पृथ्वी से। जब उड़ गया, पृथ्वी ठंडी हुई, ठंडी होने की वजह से बाहर वाली सतह कठोर हुई, अंदर प्रेशर था वो बाहर आया, वोल्केनिक एक्टिविटी थे, गैसेस बाहर आई, गैसेस जब बाहर आई, वाटर वेपर ठंडा हुआ, ठंडा होने की वजह से कई सौ वर्षों तक बारिश होती रही, वहीं से ओशंस का फॉर्मेशन हुआ, ओशंस में साइनोबैक्टीरिया बना, इसी साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन बनाया, इसी साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन का निर्माण किया, और ये जो ऑक्सीजन था, यही ऑक्सीजन जब ओ के साथ जाकर के मिला तो यहीं से O3 का फॉर्मेशन हुआ, जब ये O के साथ मिल जाकर के मिला तो यहीं से O3 का फॉर्मेशन हुआ, तो O2 प्लस O, O3 सनलाइट तोड़ेगा इसको O2 ऐसे करके, O2 प्लस O में फिर दोबारा से वो O प्लस O2 O3 बनाएंगे, तो ये बनता है। कहते हैं ना कि डिप्लीशन हो रहा है, वो सब अभी रुक जाओ, समय समय पर पता चल जाएगा ओजोन का है। तो यही चीज है जिसको मैंने यहाँ पर आपको लिखवाया है, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक और चीज मैं बता देता हूँ, जो नए बच्चे जुड़े हों, सिर्फ उनको, जो भी हमारे साथ नए बच्चे जुड़े हैं उनको उनको एक चीज और बता देते हैं। क्या चीज बता देते हैं? आपको ये तो करना ही करना है, इसके साथ एक जगह और जुड़ जाना है। वो जगह कौन सी है, कहाँ जुड़ जाना है? मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही आप YouTube ओपन करते हो तो YouTube पर मेरे भाई आप यहाँ पर सर्च करेंगे, क्या है, एक तो ये नहीं आता है, यहाँ पर सर्च करेंगे आप जो है @YASH यश रावत जीएस। और जब आप यश रावत जीएस सर्च करते हो मेरे भाई, यहाँ पर एक छोटा सा चैनल खुल करके आएगा, जो मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस की डेडिकेशन के लिए बनाया है। मतलब यहाँ पर मेनली जो चीजें देखने को मिलेंगी वो क्या देखने को मिलेंगी, एक तो आपकी प्रैक्टिस और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जीएस के लिए डेडिकेटेड, जीएस को डेडिकेटेड प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर के लिए। यहाँ पर भाई मैंने 2 सीरीज स्टार्ट की है, आप ध्यान से सुनना जो भी नए बच्चे हैं। 2 सीरीज कौन कौन सी है, मैं डायरेक्ट प्लेलिस्ट ओपन करता हूँ। एक सीरीज तो मेरे भाई ये है, ये चैनल देख लीजिए, इस पर आपको जुड़ना है, रिसेंटली बनाया है आपके लिए, और इसमें लगभग 10,900 11,000 बच्चे अभी तक इसमें जो है जुड़ चुके हैं इस ग्रुप में। अब देखिएगा जरा, यहाँ पर एक तो मैं एसएससी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के 2021, 2022, 2023, 24, 25, मतलब पिछले 5 साल के एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, दिल्ली पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, हर उस एग्जाम के पिछले 5 साल के सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट में भी, यूनिट वाइज और यूनिट में भी टॉपिक वाइज एकदम क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। देखो, जैसे हमने शुरू करा था मेडिवल से, तो पहले हमने जो है राइज ऑफ इस्लाम को पढ़ा, अरेबियन इन्वेजन को, फॉरेन इन्वेजन पढ़ा, उसमें भी अरेबियन इन्वेजन पहले पढ़ा, फिर टर्किश इन्वेजन पढ़ा, उसमें भी महमूद गजनवी पहले पढ़ा, फिर मोहम्मद गौरी पढ़ा, ऐसे फिर दिल्ली सल्तनत, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, एक एक टॉपिक वाइज टॉपिक। एक तो हमने ये सीरीज चलाई थी। दूसरी मेरे भाई हमने आरआरबी एनटीपीसी, अच्छा, जितने भी आरआरबी ये एनटीपीसी और ग्रुप डी के बच्चे हैं, जितने भी ग्रुप डी के और आपका जो है एनटीपीसी के बच्चे हैं, उन सब बच्चों को ये इस सीरीज से भी जुड़ना है। क्यों जुड़ना है वो मैं कह रहा हूँ, आप करके देखिए। देखिए, ये जो आप नाम करते रहते हो ना, मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, मैं सारी चीजों को इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। मैं सीपीओ का क्वेश्चन नहीं करूंगा, सीएचएसएल की तैयारी करूंगा, मैं सीएचएसएल की करूंगा, एमटीएस का नहीं करूंगा, मैं तो एमटीएस की तैयारी कर रहा हूँ, ग्रुप डी का क्वेश्चन नहीं करूंगा। अरे ग्रुप डी के कुछ क्वेश्चन इतने खतरनाक होते हैं, सीजीएल वालों से भी ना हो, और सीजीएल के क्वेश्चन इतने हलवा होते हैं, ग्रुप डी वाले उड़ाते ले जाएंगे। तो आप जीएस में खास करके, मैथ में लेवल बहुत ज्यादा डिफरेंस हो सकता है, जीएस में आप क्वेश्चंस को उठा करके देखिए, लगभग लेवल सेम होता है। ये कहने वाली बातों को छोड़ दीजिए, ग्रुप डी में तो खतरनाक क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, तो हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे तक ही लेते हैं वैसे तो हम। मंडे टू सैटरडे यहाँ पर जो क्लास चल रही है वो सुबह 10 बजे चल रही है, अभी रिसेंटली शेड्यूल लगा होगा या लग जाएगा सुबह 10 बजे, मतलब अभी 1 घंटे बाद यहाँ पर क्लास है, 10 बजे से डेली हुआ करेगी इसकी, ये एसएससी पीवाईक्यूज की। एक तो आप उससे जुड़ जाइए। दूसरा, ये एनटीपीसी ग्रुप डी वालों के लिए मैंने ये टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करी थी। इसमें दूसरा प्लान ये किया है, आपके लिए मैं हर सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैराथन ले दूंगा, मतलब 500 क्वेश्चंस की, हर सब्जेक्ट के 500 क्वेश्चन बेस्ट। और मैं कहता हूं उस बात को, उसको मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा उन 500 क्वेश्चंस को कि उससे बाहर कुछ जाना ही नहीं। तो थ्योरी आपकी बैच में पूरी हो जाएगी, और थ्योरी के साथ साथ जैसे जैसे हम बैच में आगे बढ़ते रहेंगे, वैसे ही हम जो सब्जेक्ट हम बैच में कर लेंगे उसी की हम मैराथन प्लान कर देंगे यहाँ पर। लेकिन तब तक आपको क्या करना है, इससे भी जुड़ना है, जीके पीवाईक्यू सीरीज से भी। समझ के बात को? तो आप जीके पीवाईक्यू सीरीज सुबह 10 बजे जुड़ जाइए, और इसकी हम मैराथन प्लान करेंगे सब्जेक्ट वाइज, हर सब्जेक्ट के मिनिमम 500 क्वेश्चंस की मैराथन, जिसमें पूरा टॉपिक्स को कवर करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए हम लेकर के जाएंगे। तो आपके लिए बेहतरीन प्रैक्टिस यहाँ पर चलेगी, तो यहाँ भी जुड़ना है आपको। और बैच की क्लास आपको डेली लेनी है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैच की क्लास लेना। वो आप डेली लोगे, वहां से चीजें समझ आएंगी, यहाँ पर आप प्रैक्टिस करोगे, आप इतने खतरनाक तरीके से आपको योद्धा बना करके हम युद्ध में उतारेंगे कि भाई सब जो भी आएगा आप कत्लेआम मचाते जाओगे। बस आपको ये चाहिए, पेपर लाओ ना, कहाँ है पेपर? पेपर क्यों नहीं दिख रहा? जल्दी दो हमें, इतना खतरनाक हम आपको बनाएंगे। जीएस का डर बिल्कुल खत्म कर दीजिए, है ना। तो जो भी बालक हैं भैया, सारे के सारे जीएस का डर खत्म कर दीजिए। चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीपीओ की कर रहे हो, एमटीएस की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, ग्रुप डी की कर रहे हो, एनटीपीसी की कर रहे हो, सीएचएसएल की कर रहे हो, जीडी की कर रहे हो, कोई भी तैयारी कर रहे हो आप बिल्कुल डर खत्म कर दीजिए जीएस का। बस मैं जो कह रहा हूं उसको करते रहिए। एक तो ये पीवाईक्यू से मैं कहता हूं 2025 में जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें भाई ये रामबाण कहने का अलग बात है, ये साबित होगी। हर पिछले 5 साल का एक एक क्वेश्चन खुद सोल्व करवा रहा हूं, खुद बताता हूं हर क्वेश्चन में कि ऐसा क्यों हुआ, ये याद करने वाला क्वेश्चन था, ये सोचने वाला था, ये तुक्का मारने वाला क्वेश्चन था, बताता हूं एक एक चीज। यहाँ पर देख लेना, 10 क्लास हुई, आज 11वीं क्लास है। सेम ऐसे ही ग्रुप डी और जीडी, ये क्या नाम, ग्रुप डी एनटीपीसी, इनकी मैराथन क्लास प्लान करेंगे। बस प्लान हो गई है, आपको बताना बाकी है वो मैं बता दूंगा, लेकिन इससे जुड़ जाओ, ग्रुप डी वाले, एनटीपीसी वाले जितने भी बच्चे हैं, और एसएससी के तो फिर सारे जुड़े नहीं जुड़े हैं इससे, ठीक है। सुबह 10 बजे क्लास है अभी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं कि आपको जो हमने आज टॉपिक पढ़ा एटमॉस्फेयर वाला, ये समझ आया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। बाकी आप में से सारे बच्चे मेरे को, अगर कोई भी डाउट है तो मैं बता देता हूँ, एक सेकंड यार, एक तो मैं भूल जाता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे ऑफिशियल_यश_रावत, यहाँ पर ये इंस्टा है, ये इंस्टा है,
आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। कल या परसों में मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप दे दूंगा, तो आप उसमें फिर जो है मैं चीजें और कंटेंट से संबंधित क्वेश्चंस वगैरह भी डालते रहा करूंगा। कल या परसों में मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी दूंगा, ठीक है। आप ही के लिए स्पेशली बैच वाइज बनाया जाएगा, तो आपके बैच के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा कल या परसों में, तो वो भी दे दिया जाएगा। बाकी ऑफिशियल अंडरस्कोर अंडरस्कोर रावत अंडरस्कोर यश अंडरस्कोर रावत, तो ऑफिशियल यश रावत यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो अगर मेरे से कोई भी पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो, ये इंस्टाग्राम पे, ठीक है। चलिए भाई, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। टेक केयर, टाटा बाय बाय। आप यूं हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें, अपने लक्ष्य पर ईमानदार रहें, लर्निंग हैबिट को हमेशा जीवन में बनाए रखें। आप बहुत आगे जाओगे और हम तो आपके साथ हैं ही, ठीक है। टेंशन ना लो, आपको कभी भी पीछे गिरने नहीं देंगे, हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, हमेशा आपको आपके मुकाम तक आगे ले जाते रहेंगे। नमस्कार, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। क्लास का टाइमिंग क्या है भैया? ये तो आपकी 8 बजे चली रही है। जो आप इस क्लास का टाइमिंग पूछ रहे हो, ये सुबह 10 बजे है, 9:15 बज रहे हैं, आधे पौने घंटे बाद 10 बजे से है ये सुबह। तो जो बच्चे ले सकते हैं, अच्छी बात है, जो नहीं ले सकते वो रिकॉर्डेड ले लें, लेकिन 10 के बजाय 11 12 ही ले लें, डेली का डेली, ठीक है।